घर में कोहराम मचा था। रेखा जी छत से गिर गई थी। सिर पर भारी चोट लगी थी, डॉक्टर ने बताया। जो उन्हें यूं अचानक दुनिया को छोड़कर अलविदा कहना पड़ा। यूं तो रेखा जी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। 3 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी और सभी अपने अपने परिवार में मस्त थे। लेकिन रेखा जी का यूं अचानक जाना उनके पति घनश्याम जी पर पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि घनश्याम जी थोड़े से अस्वस्थ रहते थे और उन्हें हर पल रेखा जी के साथ की जरूरत महसूस होती थी। असल में यही वह उम्र होती है जिसमें हमें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जीवन साथी की जैसे आदत सी हो जाती है। इसी समय पर आकर हम जीवन साथी का सही मायने में अर्थ समझ पाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी तो जिम्मेदारियों में निकलती ही है। ठहर कर ज़िंदगी जीने का आनंद तो अभी शुरू हो पाता है। अभी आकर हम एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते हैं, पर ईश्वर के आगे क्या किसी की चली है। घनश्याम जी के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी किस प्रकार कटेगी, कौन उनके सुख दुख में उनके साथ होगा, क्योंकि तीनों ही बेटे शहर के बाहर रहते हैं। रेखा जी तो इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लेती थी। तीनों बेटे भी थोड़े बेफिक्र थे, क्योंकि दूर शहर में रहकर वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे और जब भी वे अपने माँ बाप को शहर चलने को कहते तो रेखा जी अपने बेटे से कहती कि अभी उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ गांव में आस पड़ोस भी बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। तो तुम तीनों चिंता मत करो, बस जल्दी-जल्दी मिलने आते रहा करो। बेटों को भी पता था कि उनकी माँ बहुत ही होशियार और मजबूत इरादे वाली है, इसलिए वे तीनों भाई भी पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। बस यथासंभव घर आकर माँ पिताजी से मिल लिया करते। पर आज सभी सन्न थे रेखा जी के अचानक जाने से। ये 13 दिन तो आने जाने वालों से मिलने में ही निकल गए। तीनों बहुएं घर चौका संभालती रही। बड़ी बहू तो अक्सर आने जाने वालों के पास बैठती। इसी बीच दोनों छोटी बहुओं में पिताजी को कौन रखेगा और उनकी जायदाद और अन्य सामान को लेकर चर्चा चलती रहती। घनश्याम जी को अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार न था, क्योंकि घनश्याम जी को साथ में रखना मतलब उनकी सेवा तो उन्हें मन न होते हुए भी करनी पड़ती। और अभी तो वे आज़ाद पंछी सा जीवन बिता रही थी, न किसी का रोक टोक, न ही किसी के लिए एक समय का भी भोजन बनाना। उल्टे अभी तक तो उनकी सासू जी ही उन सभी के लिए 10 काम करती आई थी। अचार, मुरब्बा, पापड़, सारा सामान रेखा जी सभी बच्चों को देती रहती। कुछ काम वो खुद कर देती तो कुछ गांव में ही पैसे देकर तैयार करवा देती। सर्दियों में पोते पोतियों के लिए गर्म कपड़े तैयार करती, बच्चों के लिए पेड़े, मठरी, लड्डू, शक्करपारे बनवाती, हर किसी की पसंद का ख्याल रखती। उनसे जब बच्चे इतना काम करने के लिए मना करते तो कहती, इतना बड़ा दिन होता है कि काटे नहीं कटता। 2 प्राणियों का काम ही कितना होता है और अपने बच्चों के लिए कुछ करके जो सुकून मिलता है बता नहीं सकती। पर आज रेखा जी की 13वीं है। हवन के बाद पंडितों का ब्रह्म भोज है। सभी काम धीरे धीरे होते जा रहे हैं। उधर घनश्याम जी का मन बहुत बेचैन है। शाम को सभी मेहमान के जाने के बाद सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं। रेखा जी का सारा सामान बांटा जा रहा है। रेखा जी के पास सोने के कढ़ाई की 2 बहुत भारी साड़ियाँ हैं, जिनकी मूल्य आज बहुत अधिक होगा और शायद आज तो ऐसा काम साड़ियों पर मिले भी नहीं। मझली और छोटी बहू झट से कहती कि माँ ने ये साड़ी उन्हें देने का वादा किया था। घनश्याम जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम रख लो। थोड़ी ही देर में रेखा जी के सारा सामान, जेवर, कपड़े आदि का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अफसोस, किसी ने भी अभी तक इस बारे में ज़िक्र नहीं किया कि घनश्याम जी अब किसके साथ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। ये सोचकर घनश्याम जी की आँखें नम हो जाती हैं। वो पूजा घर की तरफ जाते हैं, तभी उनकी बड़ी बहू सुधा आकर उनसे कहती हैं, पापा, एक चीज़ का देने का वादा तो माँ ने मुझसे भी किया था, क्या आप मुझे वो दोगे? घनश्याम जी की आँखें सजल हो जाती हैं। वो अपनी मन की व्यथा को छिपाते हुए कहते हैं, जो कुछ था तुम्हारे सामने है बड़ी बहू, अब क्या ही दे सकता हूँ। तुम्हारी माँ होती तो शायद सही फैसला ले पाती। मैं जानता हूँ आज तुम्हें मैं कुछ खास नहीं दे पाया, जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस घर को तुमने ही बांध कर रखा है। तुम्हारे बच्चे भी अब सयाने हो चले हैं, पर मैं तुम्हें क्या दूँ बड़ी बहू। कहकर घनश्याम जी वहीं कुर्सी पर निढाल से बैठ जाते हैं। तब सुधा कहती है, आपका स्नेह और प्यार पापा। माँ माँ ने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र आपकी है। कहा था कि यदि उन्हें कुछ होता है तो मैं आपकी सेवा करूँ। हाँ पापा, आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया देने का माँ ने मुझसे वादा किया था। तो पापा, आप मुझे ये दोगे ना? इतना सुनना था कि घनश्याम जी कुछ कह तो नहीं पाते, पर उन्होंने अपना कपकपाता हुआ आशीर्वाद भरा हाथ अपनी बहू सुधा के सर पर रख दिया और लगा जैसे मानो सही मायने में बंटवारा अब पूरा हुआ। हमारे बुजुर्ग तो वो छाँव है जो जीवन में आने वाली हर आंधी तूफान से हमें बचाते हैं। वही घर घर है जहाँ बच्चे संग बुजुर्ग भी मुस्कुराते हैं।
दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लग तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब